क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वेल्डिंग के संदर्भ में PWTH का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ PWTH इन वेल्डिंग? तो PWTH का आपको फुल फॉर्म बताना है क्या है। प्री वेल्डिंग हीटिंग टॉर्च, पोस्ट वेल्डिंग हीटिंग टॉर्च, पोस्टल वेल्डिंग हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं और सब क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर PSU एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न भार स्थिति के लिए भाप टरबाइन की गति को समान बनाए रखने की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो आप बताइए, गवर्निंग है, ब्लीडिंग, कुकिंग, रीहीटिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गवर्निंग। ये गवर्निंग प्रोसेस होता क्या है, ये इंजन की स्पीड को मेंटेन बनाए रखता है, ठीक है, गवर्निंग बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 देखिए, जब किसी पिंड पर दो बराबर एवं विपरीत खिंचाव बल लगाए जाते हैं तो इससे प्रेरित प्रतिबल एवं विकृति होते हैं। तो ये बताना है आपको। कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो इसका आंसर बताइए आप। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। जब किसी बॉडी पे हम टेंसाइल अगर फोर्स लगाएंगे तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन ही होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेफ्रिजरेंट R11 रासायनिक सूत्र क्या है? तो R11 का रासायनिक सूत्र बताना है रेफ्रिजरेंट का। CC3F, CClHF, CHF या CClF3। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा CC3F, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। NH3 देखिए कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट में यूज़ किया जाता है। H2O होता है वो वाटर लिथियम ब्रोमाइड एब्सॉर्प्शन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। CO2 जो है वो यूज़ ऑफ ड्राई आइस ट्रांसपोर्ट, जैसे आइस बनती है वहाँ पे इसको CO2 को यूज़ किया जाता है। और R11 है वो करा जाता है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, और R12 है उसको करा जाता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। R22 है उसको विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग, और R113 है वो एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि दोस्तों वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, छिद्रों को सटीक आकार में बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द होल टू एक्यूरेट साइज इज कॉल्ड। तो इसका आंसर बताइए, काउंटर बोरिंग, ड्रिलिंग, रेमिंग या नलिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए रेमिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको समझते हैं सब प्रोसेस को। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। देखिए ड्रिलिंग, देखिए ड्रिलिंग फॉर मेकिंग सिलेंड्रिकल होल, ड्रिलिंग जो सिलेंड्रिकल होल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद बोरिंग आता है। बोरिंग क्या होता है? फॉर ड्रिलिंग एनलार्जिंग होल, मतलब ड्रिलिंग किए हुए छेद को अगर बड़ा करना चाहें तो वहाँ पे बोरिंग किया जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो सारी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़े थोड़े करा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। देखिए रीमिंग आपको टूल दे रखा है यहाँ पे, शैंक है, इसके जो पार्ट हैं वो आप देख लीजिएगा सही से। और देखिए रीमिंग फॉर फिनिशिंग होल फॉर स्लाइटली रिमूवल मटेरियल फ्रॉम द होल, मतलब ये क्या करता है कि जैसे कोई भी होल हुआ है, किसी में छेद हुआ है, तो उसको स्लाइटली रिमूव करता है मटेरियल को, बहुत ही हल्का, ठीक है। तो ये रीमिंग टूल है, इसको याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है नर्लिंग। नर्लिंग किसे कहते हैं? देखिए नर्लिंग होता है इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रेशन ए डायमंड शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन पैटर्न इनटू द सरफेस फॉर ग्रिपिंग सरफेस, मतलब कोई भी जैसे ग्रिप करने के लिए एक डायमंड शेप बनाई जाती है। जैसे मान लो कोई पेचकस है अपना, उसको पकड़ने के लिए जैसे स्लाइड ना हो वो घुमाते वक्त, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब उसमें डायमंड शेप बना दी जाती है। इसको हम लेथ मशीन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो नलिंग आपको देख सकते हैं, एक चित्र में भी दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। काउंटर सिंकिंग क्या होती है? काउंटर सिंकिंग में क्या करते हैं, एनालाइज द अपर पार्ट, हेड और स्क्रू बोल्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको चित्र में भी दिख रहे होंगे, जैसे कोई भी बोल्ट लगाना है हमें, उसका हेड होता है बोल्ट का, तो उसके अंदर फिट हो जाए किसी पार्ट के सरफेस में, तो वहाँ पे उसको होल को करने के लिए, जैसे बोल्ट का डाया उस तरीके का होल को करने के लिए वहीं पे
उसको हम काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। उसके बाद देखिए ट्रैपिंग प्रोसेस क्या होता है, दूसरा चित्र में दे रखा है। ट्रैपिंग में देखिए इट इज़ एन ऑपरेशन इन विच एक्सटर्नल थ्रेड आर कट इन द एग्जिस्टिंग होल। तो यहाँ पे देखिए किसी भी पार्ट में हम एक्सटर्नल थ्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधिक खुरदरी ग्राइंडिंग में जी अनुपात के बीच होता है। जी रेशियो वेरीज फ्रॉम इन वेरी रफ ग्राइंडिंग। तो वेरी रफ ग्राइंडिंग के लिए जी रेशियो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा 1.0 टू 5.0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि जी रेशियो क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव बाय वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर, मतलब कितना वॉल्यूम है वो मटेरियल रिमूव कर रहा है, बाई वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर मतलब कितना जो ग्राइंडिंग व्हील है वो कितना घिस रहा है, इसके रेशियो को हम जी रेशियो बोलते हैं। देखिए जी रेशियो अगर इंक्रीज होगा तो लेस व्हील वियर होगा, मतलब जी को हम इंक्रीज करेंगे तो जो व्हील है ना वो कम घिसेगा, ठीक है। एंड हाई मेटल रिमूव, और मेटल रिमूव हाई करेगा, वो हाई घिसेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए द हाई इट इज़, अगर ये हाई है, अगर जी रेशियो अगर हाई है तो बेटर ग्राइंडिंग कंडीशन होगी और लॉन्गर व्हील लाइफ, मतलब व्हील है जो ग्राइंडिंग व्हील वो ज़्यादा चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें व्हील को ज़्यादा चलाना होता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम ज़्यादा चला सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए 1.0 टू 1.550 है वो वेरी रफ कंडीशन के लिए रखा जाता है जी रेशियो, और 25.0 टू 50.0 फिनिशिंग ग्राइंडिंग के लिए जी रेशियो रखा जाता है। तो इतना पॉइंट है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 देखिए, वेल्ड के जोड़ के रूट से टो तक की दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए वेल्ड से रूट की जो दूरी होती है वो कहलाती है आपकी लेग, ठीक है। बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर में दिखाया गया आपको वेल्डिंग जॉइंट, तो यहाँ पे पूछा गया था कि रूट और टो तक की जो बीच की दूरी है उसको क्या कहते हैं, लेग कहते हैं, ठीक है। तो इस चित्र को देख के आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। नंबर 8 देखिए यहाँ पे, एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन का आपको एग्जाम्पल बताना है, इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी आंसर, स्पिनिंग ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ होती है वो अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों मेहनत से वीडियो बनाया है तो आप प्लीज़ आप लाइक करने में कोई कमी मत रखना, ठीक है। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मरकरी ग्लास को गीला नहीं करता है, इसका कारण तरल पदार्थ का गुण है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी आंसर, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के बारे में कुछ देख लेते हैं, पॉइंट क्या है कि दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वीडियो छोड़ के भागना नहीं, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन देखिए क्या ड्यू टू कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, देखिए वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस कोहेसिव फोर्स होता है। एडिसिव फोर्स की बात करें तो एडिसिव फोर्स क्या होता है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल एक एक किसी बर्तन का मॉलिक्यूल ले लीजिए, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अगर फोर्स से अट्रैक्शन करेंगे तो वो वहाँ पे एडिसिव फोर्स होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखिए, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है, आप जानते हैं F1A। तो इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर होता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इससे। और डायमेंशन देखिए M1L0T-2 होती है इसकी। ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल विल ऑलवेज हैव स्पेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर को जैसे बारिश की बूंद है ऊपर से देखी होंगी आपने, गिरती हैं गोल, तो सरफेस टेंशन के कारण ही होती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। कैपिलरी एक्शन होती है बोथ कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स के कारण होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बताते नहीं हैं लोग, जानते नहीं हैं, तो यहाँ से सीख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंबर 10 देखिए, गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू। तो गेज प्रेशर क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ पहले। गेज प्रेशर इसके बी आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या है ये फॉर्मूला, देखिए ये है एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि गेज प्रेशर क्या होता है, तो गेज प्रेशर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द हुप स्ट्रेस डेवलप्ड इन द थिन सिलेंडर इज गिवन बाय। तो हुप स्ट्रेस आपको बताना है क्या होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा PD/2T, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है, PD/40, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है ये, सिलेंडर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है,
तो प्रेशर की यूनिट देखिए इसमें से होती है डी ऑप्शन, पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्लैट सरफेस ऑन ए लेथ। लेथ पर समतल सतह बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो देखिए लेथ पर समतल बनाने की प्रक्रिया होती है आपकी फेसिंग। ठीक है, तो दबा के लाइक ठोकिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट डज वी रिप्रेजेंट इन द ग्राइंडिंग व्हील गिवन बाई 51A60K5V05। एक कोड दे रखा है आपको। ठीक है, और ग्राइंडिंग व्हील में आपको बताना है कि इसमें वी क्या है, वी क्या है। ठीक है, ग्रेड, बॉन्ड टाइप, ग्रिड साइज या एब्रेसिव टाइप। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बॉन्ड टाइप। ठीक है, इसको स्पेशली समझ लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ग्राइंडिंग व्हील में अगर कोई नंबर पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सब डिफाइन कर रखा है। तो बेसिकली 5 नंबर का मतलब होता है, और 2 पहले और लास्ट का मतलब वो कंपनी का नंबर होता है। ये 51 है वो कंपनी का नंबर है, और लास्ट में 05 है वो भी कंपनी का नंबर है। उसके बाद देखिए ए दर्शाता है आपको एब्रेसिव मटेरियल, मतलब यहाँ पे A B C कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो अक्षर है वो दूसरा जो अक्षर है वो दर्शाता है ए एब्रेसिव मटेरियल। उसके बाद 60 दर्शाता है ग्रिड साइज, मतलब होता है इसका साइज ऑफ एब्रेसिव मटेरियल, मतलब ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो दाने लगे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, एब्रेसिव कट होते हैं, उनके साइज को बोलते हैं ग्रिड साइज। उसके बाद देखिए के, देखिए के होता है आपका ग्रेड्स, यहाँ पे मतलब दर्शाता है स्ट्रेंथ ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, मतलब ग्राइंडिंग व्हील कितना मजबूत है। एस मतलब दर्शाता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ एब्रेसिव एंड बॉन्ड, मतलब ये रेशियो होता है एब्रेसिव और बॉन्ड का। बॉन्ड क्या होता है, मतलब कोई भी जैसे एब्रेसिव कार्ड है उसको हम क्या करेंगे, बॉन्ड से चिपकाएंगे। ठीक है, बॉन्ड से उसको चिपकाएंगे, तो वहाँ पे ये होता है। वी होता है आपका बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको ये भी क्वेश्चन आएगा आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और 05 है वो कंपनी का नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लाइक करने में कोई कमी मत रखिए। ठीक है, चलिए इसको 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, E6010 इज ए टेंसाइल स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोड, मतलब तनन सामर्थ्य वाला इलेक्ट्रोड है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 60,000 PSI। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका सेल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 0.8% कार्बन और 100% पेरिलाइट युक्त स्टील को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूटेक्टिक स्टील। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैंने मेहनत करके ये जो प्रेजेंटेशन तैयार की है आपके लिए, क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो इसके मतलब आप लाइक तो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मतलब एक 1000 लाइक तो होना चाहिए 100 क्वेश्चन पे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे सब। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता रखे हैं। ए स्टील विद 0.8% कार्बन इज कॉल्ड यूटेक्टोइड पॉइंट। ठीक है, याद रखना 0% अगर कार्बन है तो उसको बोलेंगे यूटेक्टोइड पॉइंट। और ए स्टील विद कार्बन बिलो और 0.8% से कम कार्बन है तो उसको बोलेंगे हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, 2% से कम कार्बन होती है अगर तो उसको बोलते हैं स्टील, और 2% से ज़्यादा कार्बन होती है तो उसको बोलते हैं कास्ट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज MRP सेकेंड। तो कि MRP सेकेंड का मतलब बताना है आपको। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड रिप्रेजेंट बाय द लेटर ई इन ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग व्हील होता है वहाँ पे ई क्या दर्शाता है उसमें, ऑक्सोक्लोराइड, रबर, सिलिकेट, सेलेक्स, मतलब कौन सा बॉन्ड दिखा दर्शाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेलेक्ट बॉन्ड होता है। इसको देखो मैं डिफाइन कर देता हूँ, सारे बॉन्ड को कैसे कैसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो डी आंसर इसका हो जाएगा सेलेक्ट बॉन्ड। देखिए यहाँ पे कुछ बॉन्ड है। ठीक है, वेट्रीफाइड बॉन्ड होता है, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, VETRIFIED होता है। तो वेट्रीफाइड बॉन्ड होता है वो वी होता है। सिलिकेट बॉन्ड देखिए एस से डिनोट करते हैं। ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड होता है वो ओ से डिनोट करते हैं। रेजिनॉइड बॉन्ड होता है वो बी से डिनोट करते हैं। और सेलेक्ट बॉन्ड होता है ई से डिनोट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। और हाँ, ग्राइंडिंग का अगर वीडियो देखना है स्पेशली मैंने अच्छे से समझा रखा है, तो आप मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। टॉप 100 ग्राइंडिंग वाला क्वेश्चन होगा, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मिट वेल्डिंग का है। थर्मिट इज मिक्सचर ऑफ फाइन एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ अबाउट बाई वेट। तो देखिए आपको बताना है थर्मिट जो मिक्सचर होता है जो रेल की पट्टी में यूज़ किया जाता है, ठीक है, वेल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो बताना है क्या होता है, 1:2, 1:3, 3:1 या 2:1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1:3। एक चीज़, एक बात और याद रखना, देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको।
मैं बता दूं आपको, अगर थर्मल वेल्डिंग का अगर मिक्सचर पूछा जाए आपको क्वेश्चन में, तो वो बोलेगा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का वो बताइए, मिक्सचर बताइए, तो 3:1 होगा। देखिए रेशियो याद रखना, आयरन 3 होगा और एल्यूमिनियम 1 होगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड, तो 1:3 होगा। ये याद रखना, गलत मत करना, 1:3 आप रट जाओ और उसको 1:3 ही कर दो, ठीक है। याद रख लेना, आयरन 3 होता है रेशियो में, एल्यूमिनियम 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन क्या होते हैं इसके, आई सेक्शन, रेल ट्रैक और टू रिपेयर ब्रेक कास्टिंग, ठीक है। ब्रोकन कास्टिंग में इसका यूज़ किया जाता है। रेल जो ट्रैक होती है, पटरी होती है, वहाँ पे इसका जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए नॉट यूज टू थिन प्लेट, और इसको क्या है, थिन प्लेट में यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। यूज़ फॉर हैवी हाई थिकनेस मटेरियल। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मल वेल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिए। ए टूल हैज़ द सिग्नेचर फ्रॉम 8855661 एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन इन वन रिप्रेजेंट। तो इस देखिए कोई कोड दे रखा है टूल का, तो उसमें वन का जो मतलब बताना है कि वन का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नोज रेडियस, ठीक है, नोज रेडियस हो जाएगा। तो इसको समझते हैं कैसे हो जाएगा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 एलिमेंट होते हैं। देखिए एंड कटिंग रिलीफ एंगल, बैक एंगल है, लिप एंगल है, और यहाँ पे एंड क्लियरेंस एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी एक दूसरा फिगर देखिए, देखिए एक और है साइड रैक एंगल है, ठीक है, और साइड रिलीफ एंगल है। तो ये कुछ एंगल होते हैं, 7 एलिमेंट होते हैं। आपको याद रखना टूल सिग्नेचर 7 एलिमेंट को रखता है, ठीक है। 7 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं ये और देख लेते हैं। तो एक आपको नंबर दिया गया था 8855661, ठीक है। तो 1 बताया था, 1 पूछा था कि क्या होता है, तो आपको मैंने बता दिया था कि नोज रेडियस होता है। तो इसको देखिए लाइन वाइज आप याद कर सकते हो। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में 7 एलिमेंट होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है बैक एंगल, फिर होता है साइड रैक एंगल होता है, फिर एंड कटिंग रिलीफ एंगल होता है, फिर साइड कटिंग रिलीफ एंगल होता है, उसके बाद एंड कटिंग एज एंगल होता है, फिर साइड कटिंग एज एंगल होता है, उसके बाद होता है नोज रेडियस, ठीक है। अब कुछ भी पूछे इसमें, देखिए 5 पूछे इसमें, 1 तो एक सिंपल है। अभी 8 7 5 से कुछ अदर नंबर दे दिया डिफरेंट डिफरेंट करके, ठीक है। तो उसमें आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर क्या दर्शाता है, ठीक है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई लाइक करते जाना, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ यूडीएल इन द बीम। तो यूडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ये बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट लोड होता है। आपको फिगर में भी दे रखा है, कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, उसके ऊपर एक यूडीएल लोड लगाया हुआ है, ठीक है, विस्तृत भार बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मेटल कैन बी बीटेन इनटू द थिन शीट, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। धातुओं को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित करने का गुण कहा जाता है। तो देखिए कोई भी मटेरियल है उसको अगर हम पीटेंगे हथौड़े से, तो वो एक मान लो एक चादर में बदल जाएगा, ठीक है, पतली चादर में। तो उसको क्या बोलेंगे, मैलेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। मैलेबिलिटी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। डक्टिलिटी क्या होती है, कोई भी मटेरियल है उसको एक वायर में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वायर तार बना सकते हैं, उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है, तन्यता। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, मैलेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों सब सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं मैंने, तो लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए फिलर गेज आर यूज टू, फिलर गेज मतलब इनमें से क्या यूज़ करता है, तो आप पढ़िए इसको। तो मैं आपको बता दूं, ये इसका जो आंसर हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। फिलर गेज होता है वो चेक एंड मेजर द हियरिंग क्लियरेंस को मेजरमेंट करता है, जैसे बियरिंग की क्लियरेंस मेजरमेंट करता है, ठीक है। चेक गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट, कोई भी 2 पार्ट अगर चिपके हुए हैं उसके अंदर जो गैप है हल्का सा, उसको फिलर गेज ही यूज़ करता है। चेक एंड शेड द स्पार्क प्लग गैप, स्पार्क प्लग होता है उसके नीचे जो गैप होता है हल्का सा, तो उसको भी ये फिलर गेज ही मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। इसको भी मैं बता चुका हूँ बहुत बार क्वेश्चन को, तो लास्ट वीडियो देख लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और देखिए इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या है न्यू नोटिफिकेशन आपको न्यू क्वेश्चन में अगर तैयार करता हूँ तो आपको मिल जाएंगे वो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हेन द फ्लूइड इज रेस्ट द शियर स्ट्रेस इज। अगर फ्लूइड अगर रेस्ट में होगा, रेस्टिंग कंडीशन विराम अवस्था में होगा, तो शियर स्ट्रेस 0 हो जाएगा, ठीक है। और शियर स्ट्रेस होता है टाइप म्यू डी ऊपर डी बाई, वहाँ से निकलता है न्यूटोनियन फ्लूइड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी 0।
नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉर्मूला रिप्रेजेंट दैट द गिवन फ्रॉम इज रिप्रेजेंट फ्रॉम एन नंबर ऑफ मेंबर इन द फ्रेम जे जॉइंट। ठीक है, जे जॉइंट दे रखा है, एन नंबर दे रखा है, तो आपको बताना है रिलेशन में कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एन इजकल 2j-3। ठीक है, लिंक और पेयर में होता है एक रिलेशन होता है, आपको याद होगा, एल इजकल 2p-4 होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑब्टेन इन ऑक्सी एक्सिलिन वेल्डिंग। तो टेम्परेचर बताना है आपको, ऑक्सी एक्सिलिन वेल्डिंग में सबसे अधिकतम तापमान कितना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सेल और IUCL एग्जाम में पूछा गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द फिलर मेटल यूज इन ब्रेजिंग हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एबव। तो आपको बताना है कि ब्रेजिंग होती है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट कितना रखा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर, 420 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम रखा जाता है ब्रेजिंग के लिए। ठीक है, और 420 से कम टेम्परेचर रखा जाता है सोल्डरिंग के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कंडीशन है ये। ठीक है, और ब्रेजिंग में जो फ्लक्स यूज़ करते हैं वो होता है आपका बोरेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील कंटेन। ठीक है, तो इसमें से ऑस्टेनिटिक स्टील क्या कंटेन करता है। देखिए ऑप्शन आपको खुद पढ़ने हैं, अगर ऑप्शन मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको खुद पढ़ के आपको लगाना है आंसर इसमें से। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर, 18% क्रोमियम, 8% निकल होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील देख लेते हैं क्या क्या कंटेन करता है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मार्टेन स्टिक स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें 11% से 14% क्रोमियम होता है, 0.12% आपका मैग्नेटिक होता है। ठीक है, मतलब 0.12% कार्बन होता है, ये मैग्नेटिक कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें देखिए 18% क्रोमियम होता है और 0.12% कार्बन होता है। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें 18% क्रोमियम होता है, 8% निकल होता है, जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था। इसको बोलते हैं 18/8 स्टील। ये भी क्वेश्चन आता है कि मतलब कौन सी स्टील को हम 18/8 स्टील भी बोलते हैं। तो ऑस्टेनिटिक स्टील को भी हम 18/8 स्टील बोलते हैं। ठीक है, ये होती है नॉन मैग्नेटिक, याद रखना, मतलब इसमें चुंबकत्व नहीं होता है। ठीक है, पहले वाले में चुंबकत्व होता है, लास्ट वाले में चुंबकत्व नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो इसमें से बताना है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन सा है। देखिए पार्टिंग टूल, हैक्सॉ ब्लेड, ग्राइंडिंग व्हील और मिलिंग कटर। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्टिंग टूल। ठीक है, मतलब किसी पार्ट को एक बार में इसको अलग करना, उसको बोलते हैं पार्टिंग टूल। और यहाँ पे देखिए हैक्सॉ ब्लेड होता है, आप जानते हैं हैक्सॉ ब्लेड होता है, उसमें बहुत सारे दांते होते हैं, तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो गया। ग्राइंडिंग व्हील होता है, उसमें भी मल्टी पॉइंट होते हैं। ठीक है, और मिलिंग कटर होता है, वो भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बर्नौली इक्वेशन डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो बर्नौली इक्वेशन होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो Z1 + V1 V1² / 2G + P/ρ रोजी होता है। ठीक है, डब्ल्यू आर रोजी होता है, तो इजकल टू Z2 + V2² / 2G + P/2 रो इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है तो इसको देखिए, इसको यूलर फॉर्म, सबसे पहले यूलर फॉर्म बना था, उसके बाद ये बर्नौली इक्वेशन बनी थी। ठीक है, तो यूलर इक्वेशन कौन सी होती है, dP/ρ + G/dx + V/dV = 0 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों इक्वेशन, तो याद रख लेनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टर टू द थियोरेटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डी। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू जो होती है 0.61 टू 0.65 तक होती है। कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू होती है वो 0.61 से लेके 0.69 तक होती है। और कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है 0.95 से लेके 0.99। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। ठीक है, एक रिलेशन होता है सी सी इंटू सी वी इजकल टू सी डी। तो कॉफिशिएंट डिस्चार्ज होता है वो होता है कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो इसका जो आंसर बताइए कि इसमें से कौन सा लॉ होगा, गे लुसाक लॉ होगा या बॉयल्स लॉ होगा या चार्ल्स लॉ होगा या एवोगाड्रोस लॉ होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर, बॉयल्स लॉ। ठीक है, इसको समझते हैं।
कुछ लॉज हैं इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ क्या होते हैं? देखिए आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, पी इक्वल टू एम आर टी होती है। तो एम आर है यहाँ पे सेम फॉर गैस, गैस के लिए सेम होता है, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे हो गए। तो पी वी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यही इक्वेशन मैन है। अब इस इक्वेशन में देखिए जैसे हम आप इसमें क्या करेंगे, अगर बॉयल्स लॉ होगा तो टी को हम टेम्परेचर को हम अगर कांस्टेंट रख देंगे तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, बॉयल्स लॉ में आप देखिए। उसके बाद देखिए चार्ल्स लॉ में क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे अगर तो पी वी अपॉन टी में अगर प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो वी अपॉन टी आ जाएगा, वी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर वी प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, लुसाक लॉ में क्या करते हैं, इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। पी वी अपॉन टी इक्वल टू में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो पी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा गिल्स लॉ में, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस इक्वल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एवोगाड्रोस लॉ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतनी क्वेश्चन देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। ए स्टील शाफ्ट ऑफ 25 मीटर डायमीटर, कोई भी स्टील शाफ्ट है उसकी डायमीटर है वो 25 है, टर्न एट ए कटिंग ऑफ 50 मीटर पर मिनट सॉरी। तो यहाँ पे जो वी दे रखा है, कटिंग स्पीड देखिए वो 50 मीटर पर मिनट दे रखी है, और आरपीएम आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आरपीएम आपको फाइंड करना है, तो क्या होगा इसको देखिए करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखो डायमीटर आपका दे रखा है 25 mm, वी दे रखा है कटिंग स्पीड 50 mm, और एन आपको फाइंड करना है। तो देखिए कटिंग स्पीड का फॉर्मूला है पाई डी एन अपॉन 1000 होता है, यहाँ पे सब वैल्यू रख दो आप, ठीक है। और पाई का मान रख दो 22/7। तो वैल्यू जब सब रखेंगे तो एन की वैल्यू जब निकालोगे तो आपकी 636.36 आ जाएगा, लेकिन उसमें आंसर में दे रखा है 637, ठीक है। तो आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में, देख लेना बैक करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यूलर फार्मूला होल्ड ओनली फॉर, तो यूलर फार्मूला किसको होल्ड करता है, ठीक है। इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लॉन्ग कॉलम है। यूलर फार्मूला कौन सा था, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, जो कॉलम वाली चैप्टर में दे रखा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सबके सब पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए फॉर एग्जाम के लिए, यूलर फार्मूला होल्ड गुड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए। यूलर फार्मूला होता है लॉन्ग कॉलम के। एक रैंकाइन फार्मूला पूछा जाता है तो वो होता है बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम के लिए, ठीक है, याद रखने हैं। ये कुछ थ्योरी और होती है, गैस थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी। तो गैस थ्योरी होती है वो डक्टाइल मेटल के लिए होती है, ठीक है। और रैंकाइन थ्योरी होती है वो होती है ब्रिटल मेटेरियल के लिए, ये याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कोई बंदा अगर आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है, बना रहा है अच्छी तरीके से, तो लाइक करने में क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। लाइक तो कर दिया करो। सब्सक्राइब करना ना करना तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा लगेगा तो आप करेंगे सब्सक्राइब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ मैक्सिमम मेलेबिलिटी, तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन देखिए, किसकी मेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। कॉपर, लेड, रॉट आयरन और सॉफ्ट स्टील। तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। लेड, लेड की सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी होती है। मेलेबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी कोई भी मटेरियल है वो उसको हम चादर में पीट पीट के चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सोना देखिए, सोना को क्या है, अगर तुम उसको पीटोगे तो पतली चादर में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ द वैल्यू ऑफ n इजकल टू 1 द प्रोसेस विल बी। देखो पीवी की पावर n इजकल टू सी होता है, वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। तो फिर उसमें अगर n की जगह पर 1 रख दिया जाए तो कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, मतलब ये पूछ रहा है। तो आपको बताना है, ठीक है। तो जिसका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। कि यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया है, ठीक है। तो पीवी की पावर n इजकल टू एन की वैल्यू अलग अलग होती हैं, ठीक है। जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक होती हैं। तो जीरो अगर होगी तो कांस्टेंट प्रेशर वैल्यू होगी, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा। अब पीवी की पावर n में अगर n का वैल्यू अगर 1 होगा तो हाइपरबोलिक या आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और पीवी की पावर अगर गामा होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, पीवी की पावर n होगी तो वहाँ पे हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और पीवी की पावर n की जगह पर गामा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आइडियाबैटिक, ठीक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। और पीवी की पावर n में n की वैल्यू अगर इन्फाइनाइट होगी तो वहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 37 देखिए, इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड बाई इंडेक्स कॉल्ड। तो आपको बताना है इग्निशन क्वालिटी मतलब क्या दर्शाता है डीजल इंजन में, सीटेन नंबर, कार्बन कंटेंट, ऑक्टेन नंबर या हेप्टेन नंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीटेन नंबर, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
नंबर 38 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, तो 1 टन रेफ्रिजरेशन आपको बताना है किसके इक्वल टू होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 210 किलोजूल पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे इसकी दो वैल्यू और होती हैं। देखिए 3.5 किलोवाट आपने देखा होगा ऑप्शन में, तो वो भी होता है 3.5 किलोवाट होता है। उसको एक और वैल्यू होती है 3.5 किलोजूल पर सेकेंड। ठीक है, और एक और होता है 232.6 किलोजूल पर मिनट होता है। ये तीन चार वैल्यू होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये नोजल इज नॉट यूज इन, तो नोजल इनमें से किस में यूज नहीं की जाती है। तो आंसर बताना है आपको। देखो स्टीम टरबाइन, जेट इंजन और रॉकेट में तो यूज करी जाती है नोजल में, लेकिन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में नोजल का यूज नहीं होता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द इफेक्ट टू इंक्रीज कट ऑफ रेशियो एंड एयर एंड स्टैंडर्ड डीजल साइकिल। तो आपको बताने, देखो कट ऑफ रेशियो और इंक्रीज करेंगे तो इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो आंसर आप खुद पढ़िए। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, अगर कट ऑफ रेशियो बढ़ाएंगे तो इफ़िशियंसी मतलब इंक्रीज नहीं होएगी, ठीक है, घटेगी। तो ए आंसर इसमें दे रखा है, इफ़ इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी, तो थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इसको एफिशिएंसी को समझ लेते हैं क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है डीजल साइकिल। ठीक है, ये याद रखना है। 1 कांस्टेंट प्रेशर होता है, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और 2 आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। और थर्मल एफिशिएंसी होती है इसकी डीजल इंजन की होती है 1-1/r की पावर गामा -1। कोष्टक में देखिए ρ-1, तो रो की पावर गामा है अपॉन गामा, कोष्टक में ρ-1, ये होती है आपकी इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी। ठीक है, अब आगे देखिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लोग नहीं कर पाते हैं। तो इफिशियंसी तो आपको मैंने दिखा दी है। तो वहाँ पे देखिए, अगर गामा और अगर आर मतलब कंप्रेशन रेशियो आइडियाबेटिक अगर बढ़ाया जाए तो इफिशियंसी इसकी बढ़ेगी। ठीक है, और कट ऑफ रेशियो अगर बढ़ा दिया जाए, कट ऑफ रेशियो अगर बढ़ाएंगे तो डीजल इंजन की इफिशियंसी घटेगी। ठीक है, अब जैसे लोड बढ़ाया तो फ्यूल की सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है, और कट ऑफ रेशियो भी बढ़ेगा, तो कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा तो इफिशियंसी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने आपको करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द ब्लो ऑफ कॉक इन ए बॉयलर रेफर्स टू इन, तो ब्लो ऑफ कॉक का यूज़ क्या होता है बॉयलर के अंदर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिमूव ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम बॉयलर ड्रम, मतलब जो गंदगी होती है, ठीक है, बॉयलर के अंदर जमा हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए ब्लो ऑफ कॉक का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 42 देखिए, प्लेन कार्बन स्टील कंटेंट्स, तो प्लेन कार्बन स्टील क्या रखता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से, इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम कार्बन कंटेंट अप टू 1.5%। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टील के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है पॉइंट। यहाँ पे कुछ स्टील है, डेड स्टील है, ठीक है, डेड माइल्ड स्टील है, उसके अंदर कार्बन होती है 0.15% तक कार्बन होती है। मीडियम स्टील या लो कार्बन स्टील बोलते हैं उसको, तो 0.15 से लेकर 0.45% तक कार्बन होती है। मीडियम कार्बन स्टील की बात करी जाए तो 0.45 से लेकर 0.8% तक कार्बन होती है, और हाई कार्बन स्टील की बात करी जाए तो 0.8% से लेकर 1.5% तक कार्बन होती है। ठीक है, तो इस चार तरीके की स्टील है। तो चलिए, और मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया, 2% से कम होगी कार्बन तो स्टील होगी, 2% ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आयरन बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 43 देखिए, द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ए स्ट्रेट स्मूथ पाइप बिकम टर्बुलेंट, मतलब कोई भी पाइप में अगर फ्लूइड है वो टर्बुलेंट हो जा रहा है, ठीक है, भंवर हो जा रहा है उसके अंदर, तो वो मतलब क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा उसमें से बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा वो इज ग्रेटर देन 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग बोल देते हैं मतलब एक बड़ा वीडियो बनाओ 100 का, मतलब लेकिन एक ही वीडियो कहाँ देख पाओगे तुम लोग। अब इतना बड़ा वीडियो बन गया, 40 मिनट का होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा 1 आवर का लगभग। तो मैं एक दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। तो यहाँ पे 44 क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्फिस मीटर इज यूज टू मीजर द, ऑर्फिस मीटर क्या मेजर करता है तो आपको बताना है। देखिए ऑर्फिस मीटर एक प्लेट होती है, उसमें एक छेद होता है, तो उसको ही हम ऑर्फिस मीटर बोलते हैं, पाइप के अंदर लगाया जाता है। तो ये एक फ्लो रेट मतलब डिस्चार्ज को मेजरमेंट करता है। ठीक है, डिस्चार्ज को, ये डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 45 देखिए, द पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट इज नॉन एज, तो कोई भी इंजन पे अगर पावर अगर क्रैंकशाफ्ट पे अवेलेबल होती है तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा भाई ब्रेक पावर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ए डिवाइस यूज टू पुट ऑफ फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर फॉल्स टू एन
अनसेफ लिमिट इज कॉल्ड। देखिए जब बॉयलर में अगर लेवल कम हो जाता है तो उसको फटने की संभावना रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फायर को पुट ऑफ करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्यूजेबल प्लग बोलते हैं। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा फ्यूजेबल प्लग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, द लॉ ऑफ दैट परमिट टेम्परेचर मेजरमेंट विद ए कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि ये टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस मतलब कौन से थर्मोडायनेमिक्स लॉ पे डिपेंड करती हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ या जीरोथ लॉ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जीरोथ लॉ आंसर हो जाएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बी आंसर हो जाएगा। कोई भी टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है, जैसे कोई भी ले लो, पायरोमीटर है, थर्मोमीटर है, टेम्परेचर मेजर डिवाइस होती हैं वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे भी डिपेंड करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 48 देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको बतानी है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। ठीक है, मतलब स्मॉल वी इक्वल टू म्यू अपॉन रो होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को हम डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, तो ऐसे भी हो जाएगा डेफिनेशन, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर 49 देखिए, द प्रॉपर्टी एंथैल्पी इज द डिफाइनर्स। तो आपको एंथैल्पी बताना है, इसमें से क्या है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी आंसर, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। एच इजकल टू यू प्लस पी वी होता है एंथैल्पी। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा। एंथैल्पी होती है इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है, एच इजकल टू यू प्लस पी वी होता है। इसकी जो विमा होती है ml टू टी माइनस टू होती है, यूनिट होती है किलोजूल पर मोल, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड्स ऑन मास और साइज, जैसे वॉल्यूम, मास, एंथैल्पी, एनर्जी और एंट्रोपी। अब देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। एंथैल्पी इज द मैथमेटिकल टर्म्स विच द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क, मतलब एच इज यू प्लस पी वी होता है, पी वी है जहाँ पे फ्लो वर्क की तरह काम करता है, फ्लो वर्क है वो। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, डी एच इज टू एम सी पी डी टी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 50 देखिए, फंक्शन ऑफ गवर्नर इज। तो फंक्शन, गवर्नर का फंक्शन बताना है, इनमें से क्या होगा। तो इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं अभी जल्दी से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।